अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के लिए, उसके लिए आगे हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक ना। 1.2 के लिए 1.1 में जो क्वेश्चन था, जो प्रॉब्लम था, उसे सॉल्व कर दिए। बाकी जो नहीं बना है उसको बाद में हम लोग बता देंगे। आगे 1.1 बनाने के लिए देख लो, एक्सरसाइज 1 लड़का, एक्सरसाइज 1.1 से कितना नंबर क्वेश्चन कहते हैं? 2 नंबर का क्वेश्चन एक तो जरूर पूछेगा, 2 नंबर। और यहां से 2 और ऑब्जेक्टिव में करके 3, यानी कि 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन यहां से देगा। देख लो, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन यहां से देगा। आप शांति से कॉपी कलम बंद करके यहाँ पर देखो गौर से, ठीक ना। थ्योरी मजबूत रहेगा तुम्हारा, सब क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पर अच्छा से देखना है। तो एक्सरसाइज 1.2 के लिए दूसरा प्रकार का इसका मतलब कि थ्योरी था कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफलों में व्यक्त करने की विधि। तो सबसे पहले विधि होती है इसको व्यक्त करने का गुणनखंड विधि। कौन विधि? गुणनखंड विधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों पूछा जाएगा। पहला विधि गुणनखंड विधि, देख लो। पहला विधि है गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा होता है वृक्ष विधि। इन दोनों विधियों के बारे में हम लोग समझते हैं कि गुणनखंड विधि क्या होता है और वृक्ष विधि क्या होता है। इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसे देखना है। हम एक संख्या लेते हैं 330। क्या संख्या लेंगे? 330। देखो, ये 330 एक संख्या है। ये कैसी संख्या है? यह भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? ये जो संख्या है, ये जो नंबर है, कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। अब कह रहा है कि इसको अभाज्य में बदलिए, यानी कि इसका जो गुणनखंड है इसे अभाज्य संख्या के रूप में बदलिए। तो इसका गुणनखंड पहले किया जाए। इसका गुणनखंड देखो, इधर करते हैं हम लोग। 330 का गुणनखंड करेंगे तो कितना से लगाना है? 2 से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे? 2 से। एक बार में 2 एकम 2, फिर इधर यहाँ चल गया तो 12 हो गया। कितना बार में? 2 6 12, 6 बार में 12, फिर ये 0 लिख देंगे, ठीक ना। सॉरी, 12 हो गया, 12 फिर 1 ने बचा है, 2 5 10। अब देखो 5 1 6 2 12, 3 से कटेगा, 3 5 15 और 3 5 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब 11 से लगा दो तो 1 हो जाएगा, नहीं भी लगाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकता है कि 330 बराबर इसका गुणनखंड कितना है? 2 गुने 3 गुने 5 गुने 11 गुने 1 लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये देखो, ये क्या था? भाज्य संख्या। यह क्या थी? भाज्य। अब इधर जो इसका फैक्टराइजेशन, ये जो गुणनखंड है, यह अभाज्य है। यह क्या है? अभाज्य। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। देखो, इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछता है, झूठ मूठ के फुसलाने वाला काम नहीं। इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इससे आगे हम देंगे कि गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना, यहां से क्वेश्चन पूछता है, जो कि यही टॉपिक का है। यही मतलब एक्सरसाइज 1.2 का है। गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना? एलसीएम और एचसीएफ निकालना। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ निकालते हैं, सिर्फ और सिर्फ महत्तम निकालते हैं। लेकिन गुणनखंड के माध्यम से लघुत्तम और महत्तम दोनों निकालते हैं। और लघुत्तम दिया रहेगा, महत्तम दिया रहेगा, और एक संख्या दिया रहेगा और दूसरी संख्या निकालिए। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो कहें कि यहाँ से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। अब इसी संख्या को हम लोग वृक्ष विधि से, यानी कि 330 ही संख्या लेते हैं। 330 यह कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। अब इसी को कहेगा कि वृक्ष विधि द्वारा बताइए। वृक्ष विधि यानी कि वृक्ष यानी कि पेड़ के जैसा सरियाइए, बस जैसे गुणनखंड किया है उसी तरह से गुणनखंड करते हुए चल जाना है। यानी कि इस तरह से लिखेंगे, क्या है? 330, इसको इस तरह से बंद कर
ठीक, 330 को बंद किया तो यहाँ से 2 को गुणन 2 को मतलब कि ब्रांच मिला, 2 शाखा, क्या 2 और 165, 2 और 165 कितना हुआ 165। देखो इसको किस तरह से लिखते हैं, गुणनखंड ही करना 165। अब 165 से देखो 165 से 2 का नहीं निकला, ठीक ना, 165 से 3 और 55 निकला, क्या निकला 3 और 55, 3 और 55 निकला। ये हो गया बिर्च विधि, बिर्च की तरह इसको सजा देना। और 55 के बाद देखो 5 और 11 ये 2 निकले, 5 और 11, 5 और 11, ठीक। अब 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, 5 और 11 मतलब कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 330, जो 330 था उसका जो गुणनखंड हुआ, 330 का जो गुणनखंड हुआ 2 2 3 5 11, 2 3 5 11, ये भाज्य था लेकिन इसका गुणनखंड अभाज्य। तो यही चीज है, लेकिन इसको सिर्फ सरिया के लिख दिया तो ये हो गया बिर्च विधि। ये क्या हो गया बिर्च विधि। अब यहाँ से समझना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से शुरू होती है, ठीक। ये सिलेबस में तो इसको भी पढ़ना चाहिए, थ्योरी है तो इसे भी पढ़ना चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा कि नहीं। लेकिन अब देखो अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एक चीज देखो, बोलने का तरीका देखो, पॉइंट पकड़ो। ये जो संख्या थी कैसी संख्या थी, भाज्य संख्या थी, लेकिन इसका जब हम लोग गुणनखंड कर रहे हैं तो इसका गुणनखंड क्या हो रहा है, अभाज्य हो रहा है कि नहीं। तो यही कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड बोले या फिर सिर्फ गुणनखंड बोले, बात एक ही है। अभाज्य गुणनखंड मतलब इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब देखो अभाज्य गुणनखंड विधि हम लोग पढ़ते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग क्या क्या चीज निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या चीज, अभाज्य गुणनखंड विधि, गुणनखंड या फिर गुणनखंडन भी लिखता है, ठीक न, गुणनखंड या गुणनखंडन भी लिखता है। तो इस अभाज्य गुणनखंड से इसी तरह से गुणनखंड करके हम लोगों को पहले निकालना होगा HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक, HCF यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकालना। इसका HCF निकालने के लिए कुछ मतलब कि डेफिनेशन समझ लो, इसको थ्योरम समझ लो, जो परिमेय है वो कंपलसरी है, याद रखना, हमेशा याद होना चाहिए ये HCF। दूसरा हो गया LCM निकालने के लिए, यानी कि गुणनखंड करके ही HCF और LCM निकालना है। और तीसरा हो जाएगा LCM गुने HCF, ये फॉर्मूला यहां से बनता है LCM गुने HCF, LCM गुने HCF बराबर फॉर्मूला हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैट्रिक परीक्षा के लिए, पहली संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। देखो अब यही फॉर्मूला से हम देखो 2-3 तरह के फॉर्मूला निकाले, ठीक ना। यानी कि तुम लोगों को देखो ये एक फॉर्मूला हो गया, LCM हो गया और HCF हो गया, यानी कि कोई जब 2 संख्या रहेगा तभी निकालेगा लघुत्तम या महत्तम, है कि नहीं। महत्तम निकालने के लिए 2 संख्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए, ठीक। और ये जो क्वेश्चन बनेगा 2 ही संख्या रहेगा, फॉर्मूला पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, कोई तीसरी संख्या नहीं आएगा, ठीक ना। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो जो LCM निकल के आएगा और जो HCF निकल के आएगा, जिस तरह के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्वेश्चन बनाया था ना, हो 2 संख्या था, 2 संख्या का HCF निकाल लेता था, ठीक है। तो उसी प्रकार से उन दोनों संख्या के गुना करना और LCM और HCF पे गुना करेगा, बराबर होगा, ठीक। अब मान लो यहाँ से हम चौथा फॉर्मूला निकालना चाहेंगे कि LCM निकालो। LCM निकालने के लिए हमको कह देगा LCM बराबर, अब हमको क्या क्या चीज दे देगा,
HCF दे देगा, पहली संख्या दे देगा और दूसरी संख्या। तो कई क्या हो जाएगा, हमको LCM निकालना है, समीकरण का दिमाग लगाओ, LCM निकालना है तो HCF को उधर भेज देंगे, गुना में है तो जाके भागा में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF। ये एक फॉर्मूला बन गया। इसको बनाने की कोई आवश्यकता थी नहीं, 3 नंबर फॉर्मूला याद रहेगा, इसी पर इधर उधर दाएं बाएं कर सकता है। LCM, अब देखो हमको LCM नहीं देगा, अब हमको HCF दे देगा, ठीक नहीं। और देखो LCM निकालें, अब इस बार पांचवा देखो HCF निकालना है, HCF निकालना है, HCF निकालना है। तो LCM दे देगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या दे देगा और बोलेगा HCF ज्ञात कीजिए। तो इस बार LCM बटा में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा क्या हो जाएगा, LCM। अब एक चीज देखो, छठा फॉर्मूला कि LCM भी दे दे और HCF भी दे दे, पहली संख्या निकालने के लिए कह दे, तो अभी दूसरी संख्या भागा में हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? यानी कि पहली संख्या बराबर LCM गुने HCF बटे दूसरी संख्या। ये बहुत ही मस्त फॉर्मूला। देखो एक ही फॉर्मूला हम सब फॉर्मूला बना रहे हैं कि नहीं, तो इसीलिए इतना फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरी नहीं है, ठीक नहीं, इसी से बनाते रहना, ठीक। पहली संख्या, अब हमको दूसरी संख्या निकालने के लिए कह देगा, तब हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या निकालने के लिए कह देगा तो क्या करेंगे, LCM गुने HCF बटे पहली संख्या, LCM गुने HCF बटे क्या हो जाएगा, पहली संख्या। ये तो एक फॉर्मूला से हमने इतना बनाया, यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे। और जब 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, 2 नंबर के लिए 2 नंबर देगा, तो यहीं से 2 नंबर मिलेगा और यहाँ से भी, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से भी, मतलब ये जो बोर्ड में लिख रहे हैं यहीं से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, तुम लोगों को कंफर्म पूछेगा, ऐसा नहीं कि कई बार पूछा जाता है, यहीं से पूछेगा। तो पढ़ने के साथ साथ आइडिया लगाते चलो कि क्वेश्चन पूछता कहाँ से है कि नहीं, क्वेश्चन पूछा कहाँ से जाता है, तब देखो मजा आएगा पढ़ने में भी, ठीक नहीं, और एग्जाम में तो पते रहेगा कहाँ से क्वेश्चन आए, ठीक नहीं। तो पढ़ने के साथ साथ ये आइडिया लगाते हुए चलना कि क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से। तो क्वेश्चन बैंक ये सब उलट के देखते रहना है, मॉडल पेपर ये सबको पलट के देखते रहना है कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक ना। अब हम लोग देखो फॉर्मूले पर इतना निपटा दें, लेकिन ऊपर वाला मेन चीज अभी छूट गया है, इसको विशेष ध्यान दो। HCF निकालेगा तो कब कैसे पता चलेगा HCF, पहले तो कोई संख्या दे देगा, उसको इस तरह से गुणनखंड कर लेना है, 2 संख्या रहेगा दोनों को, 3 को रहेगा तीनों को, जितना रहे सबका गुणनखंड करके सरिया लेना है, ऐसे कर करके। और पावर जब आ जाएगी, माने कि 2 बार रिपीट हो जाए तो उसका पावर गिन के उसको भी सरिया लेना है, मतलब कि इसको अच्छी तरीके से सरिया लेना है। अभी इसको दिखाते हैं, एक क्वेश्चन को भी एक उदाहरण लेकर भी हम समझाएंगे। तो HCF के लिए देखो एक प्रमेय बोलते हैं हम लोग, थ्योरम समझो, जो भी समझो, फॉर्मूला समझो, परिभाषा समझो, इसी पर बनेगा गुणनखंड वाला क्वेश्चन। सर्वनिष्ठ यानी कि कॉमन का मतलब समझते हैं, दोनों में जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड के न्यूनतम घात को गुना करके लिखते हैं, यानी कि उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ बोल सकता है, उभयनिष्ठ ही बोलते हैं, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन, कॉमन कॉमन या कॉमन किसको कहते हैं, जो दोनों चीज में एक ही कॉमन हो, एक ही चीज हो। उभयनिष्ठ सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड के, यानी कि जो अभाज्य गुणनखंड करेगा, अभाज्य गुणनखंड के अब कहे थे कि जब गुणनखंड करेगा तो कोई चीज 3-4 बार आगे तो उसको पावर चढ़ा देना। तो जो कम पावर वाला, जैसे कि यहाँ पर गुणनखंड के 2 का पावर 5 रहता, 2 का पावर क्या रहता 2, और 3 का, इसी तरह से बगल वाला क्वेश्चन में 2 का पावर 2 पर पावर 5 रहता। तो
तो कम घात वाला को लेना है, 2 पर पावर 5 को HCF में, ठीक है, कम, और जो कॉमन रहेगा उसी को लेना, बाकी सबको छोड़ देना, ठीक है। तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड के, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के न्यूनतम यानी कि कम, न्यूनतम मतलब जो कम से कम रहेगा, न्यूनतम घातों को, घात यानी कि पावर, POWR पावर उसको बोलते हैं, न्यूनतम घातों को गुना करके लिखते हैं। गुना करके क्या कर देंगे, लिखेंगे, वही आंसर हो जाएगा, गुना करके लिखते हैं। अभी बोलने से कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, गुना करके लिखते हैं, है कि नहीं, गुना करके लिखते हैं। ये हो गया HCF निकालने का, ये हो गया HCF निकालने का। अब LCM में कोई कॉमन नहीं, प्रत्येक, ऑल यानी कि सभी अभाज्य गुणनखंड, यानी कि इसको लिखेंगे सभी, प्रत्येक यानी कि सभी अभाज्य गुणनखंड, सभी अभाज्य गुणनखंड के अधिकतम घात, यानी जो कोई पावर वाला भी मिल गया ने तो उसका क्या लेना है, अधिकतम, हाईएस्ट पावर लेना, अधिकतम घात को गुना करके लिखते हैं, गुना करके लिखते हैं। तो आप लोग इसे नोट बना के मतलब कि कॉपी में इस बात को लिख लीजिए, ठीक है, ये बात को लिख लीजिए। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, है कि नहीं, कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, 1-2 क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो इसे आप लोग लिख लीजिए। चलो, तो अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF ज्ञात करना है। हमें क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं 12, 15 और 21 का HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें, ठीक है। किसका 12, 15 और 21, 12, 15 और 21। तो इस तरह से लिख लेना है, 12 इसका गुणनखंड कर लो, 2 से लगाएगा कितना आएगा, 2 6 12, 6 फिर 2 3 यानी कि 12 का गुणनखंड आ गया 2 के स्क्वायर गुने 3। इस तरह से सरियाने के लिए भी आना चाहिए। अब 15 का देखो, 15 का तो 2 और 1 3 से लगाएंगे, 3 5 15 यानी कि 15 का आ गया 3 गुने 5। अब 21 का देखो तो 3 7 21, तो 21 का गुणनखंड हो गया 3 गुने 7। सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन हल करने के लिए सभी संख्याओं का गुणनखंड कर लेंगे, तो 12, 15 और 21 जिस तरह से बना रहे इसी तरह से बनाना है, ठीक है। इस तरह का गुणनखंड करने, यहाँ 2 दोबारा थे इसलिए पावर लगा 2 का स्क्वायर गुने 3। अब देखो हम निकालते हैं HCF, गुणनखंड कर लिए, गुणनखंड विधि द्वारा देखो HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए हम क्या बोले थे, उभयनिष्ठ, पहले उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड के न्यूनतम घात को गुना करके लिखते हैं। तो सबसे पहले देखो कि कॉमन इसमें क्या है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, चलो 2 तो खत्म हो गया। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, मतलब कि 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, और कुछ है कॉमन और कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अब देखो हम यहाँ पर न्यूनतम घात का चर्चा किस लिए किए हैं कि मान कर चलो यहाँ पर 3 का पावर 5 रहता, यहाँ 3 का पावर 2 रहता, और यहाँ 3 का पावर 1 ही है, तो इसमें हम ना तो 3 के पावर 5 लेते, कॉमन यह भी है, कॉमन यह भी लेते, ये न्यूनतम घात वाला, ठीक है। लेकिन किसी पर पावर नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं, जो कॉमन है वही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखो कॉमन मिलेगा, नहीं मिलेगा तो 1, जिसका कुछ HCF ने वो 1, और न्यूनतम घात को लेना। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से किसी में कॉमन कुछ ना हो तो उसका 1 लिख देंगे, है ना। और ऐसी संख्याओं को सुनो, और ऐसी संख्या को सह अभाज्य संख्या,
अरे तो हुआ कहाँ, नहीं ना हुआ, कुछ भी नहीं मान के चलो हुआ, एक हो जाएगा। कॉमन मतलब कि ओवरऑल सभी में, मान लो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 रहवे नहीं करता, कुछ नहीं, एक हो जाता, ठीक नहीं, इस तरह का 3 हो गया। HCF निकालने के लिए, अब LCM निकालने के लिए देखो, LCM क्या होता है, तो प्रत्येक, क्या चीज, प्रत्येक यानी कि दो के स्क्वायर को लिखेंगे, हाईएस्ट पावर को लेना है, 2 पर इसको भी लेना, अब 3 को भी लेना है, गुना 3, लेकिन 3 सभी में है तो 3 एक बार ले लेंगे। यदि 3 का पावर 5 रहता, 3 का पावर 2 रहता तो 3 के 5 पावर वाला लेते, 2 पावर वाला छोड़ देते, ठीक। और ये हो गया। अब देखो गुना, अब इसमें और क्या बच गया, 5 बच गया रंग बिरंगा चीज, और ये क्या बच गया, 7 बच गया, ठीक नहीं। अब कहेगा तुम लोग कि इससे 3 लिए तो इससे 3 क्यों नहीं लिए, इससे 3 क्यों नहीं लिए, यानी कि जो कॉमन रहेगा उसको एक ही बार लिखना है, लेकिन जो ज्यादा पावर वाला रहता है उसी को लेते, ठीक है। अब इसको गुना करके लिखो, 420, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 तिया 12 25 60 और 6 सते 42, यानी कि 420 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आंसर HCF और LCM का। तो ये तो उदाहरण था, इसे समझाने का कोशिश किए हैं, है कि नहीं। ये एक क्वेश्चन लेके हम समझाने की कोशिश किए हैं, और बाकी जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अच्छी तरीके से पूरा क्लियर हो जाएगा एकदम। ये सब क्वेश्चन यार VVI है, प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, एकदम VVI क्वेश्चन ये सब है। हम देख लो थ्योरी और क्वेश्चन दोनों साथ बता रहे ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव तक में दिक्कत नहीं हो, कहीं दिक्कत नहीं हो। अब हम देखो नोट पॉइंट लिखाते हैं, कुछ नोट, इसको ध्यान देना है, नोट पॉइंट एकदम पढ़ना है तो एकदम गहराई से, एकदम डिटेल से। ये फॉर्मूला लिख लिया होगा तुम लोग, इसे हम लोग क्लीन कर देते हैं। नोट पॉइंट को ध्यान देना है कि इस तरह का भी क्वेश्चन बनेगा, मतलब तुम्हारा टेक्स्ट बुक में रहेगा, लेकिन परीक्षा में आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा गया है। कभी कभार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नोट में देखो, नोट 1 में देखो कह रहा है, नोट 1 कहेगा कि बताइए वैसा संख्या जिसका इकाई अंक, इकाई माने कि पीछे से अंतिम अंक, इकाई अंक 0, तो बताओ कि कौन ऐसा संख्या है जिसका इकाई अंक 0 है, 10 है, 20 है, 30, 40, इस तरह। तो हटाओ इस सब का चर्चा बंद करो। अब इसका गुणनखंड करो 2 से, 2 बचे 10। अब कोई और ऐसा संख्या लो, कोई और ऐसा संख्या लो जिसका इकाई का अंक 0 है, तो हम लिख सकते हैं 110 लिख सकते हैं, इसका इकाई अंक 0 है ना। अब इसका गुणनखंड करो 2 से, 2 बचे 10, और ये 2 बचे 10, ठीक है। ये हो गया 5 से 5 है ना। अब ये देखो छोटा संख्या लिए तो पर भी इसमें 2 और 5 आ रहा, बड़ा संख्या लिए तो इसमें 2 और 5 आ रहा, मतलब कि कोई संख्या जिसका इकाई अंक 0 हो, इकाई अंक 0 होने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना आवश्यक है। तो ये बात को लिख लो नोट में कि इकाई अंक 0 होने के लिए, इकाई का अंक 0 होने के लिए, 0 होने के लिए अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 का होना आवश्यक है। अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 का होना आवश्यक है। अब और एक नोट देखो कि एक और पूछता है कि इकाई का अंक 5 होने के लिए क्या करेंगे, इकाई का अंक 5 होने के लिए, तो इसमें देखो 15 सबसे छोटा यही मिल रहा, ठीक है, जिसको देखो कि 15 है ना सबसे छोटा। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड करेंगे 3 और 5 मिलेगा। और कोई ऐसा संख्या बताओ जैसे कि 25 लो पहले, हाँ, तो 5 × 25। अब कोई बड़ा संख्या बताओ कि जिसका अंक, इकाई का अंक क्या हो, 5 हो, यानी कि 525 ले सकते हैं,
थोड़ा बड़ा है, इसका गुणनखंड करो, 5 से लगाएंगे 5 ही कम 5, ठीक है। अब 5 5 25 2 अंक डायरेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर 0 देखे, 5 5 25 है कि नहीं। अब देखो फिर 5 से लगाएंगे, 5 2 नहीं 10, फिर 5 एकम 5, फिर देखो 3 7 21, यानी कि छोटा संख्या लिए बड़ा संख्या लिए जिसका इकाई अंक 0 आ रहा था उसमें 5 आ रहा था, 5 जरूरी आ रहा, और रंग बिरंग का भी अंक आ रहा, लेकिन 5 कंपलसरी आ रहा। तो इकाई अंक 5 होने के लिए, इकाई अंक 5 होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 5 होना आवश्यक है। ये बात को लिख लीजिए, इकाई अंक 5 होने के लिए, 5 होने के लिए इकाई 5 होने के लिए गुणनखंड में 5 होना आवश्यक है, 5 होना आवश्यक है, ठीक है। तो ये हम लोग जब एक्सरसाइज 1.2 को सोल्व करेंगे तो इन सभी बातों को ध्यान रखना होगा, यही सब बात पर क्वेश्चन सोल्व होंगे। और बाकी हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसे हम बताएंगे और बाकी बना कर लाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।